नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे खबरों की। इस वक्त की अहम खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंगेली में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। दरअसल पान की दुकान पर मामूली बात पर हंगामा हो गया और आपस के विवाद में चाकू निकल आए और आदतन अपराधी अज्जू ठाकुर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि लोरमी पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये दरअसल उसी सीसीटीवी की वीडियो बताया जा रहा है जिसमें विवाद की ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है। पान की दुकान पर चाकू निकल आए और चाकू चले। दरअसल मुंगेली से ये पूरा मामला सामने आया। आपसी विवाद में चाकू मारकर यहां खून खराबा हुआ है। अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, विवाद का कारण क्या पता चल पाया और आरोपी के बारे में क्या डिटेल है? जी मैं बता दूं कि विवाद की कोई खास वजह नहीं रही है, केवल मामूली एक दूसरे को देख के हंसने जैसे बात को लेकर ये यहाँ चाकूबाजी की घटना हुई है। दोनों ही जो आरोपी है अज्जू ठाकुर, वो आदतन अपराधी है और कई मामलों में उसकी संलिप्तता रही है। वहीं जो पीड़ित है, जो घायल है, वो वहाँ दुकान आया हुआ था और किसी बात को लेकर उसे तनाव हुआ और उस पर मारपीट की घटना हुई। उसके बाद वो जो जेब में चाकू रखा था उसके जांघ पर हमला किया, जिसके बाद जो पीड़ित है, घायल है, उसको लोरमी अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार किया गया। इस समय देखने के लिए मिल रहा है कि मुंगेली जिले में खास करके मुंगेली और लोरमी के कुछ इलाके हैं जहां नशेबाजी में युवा इस तरह लिप्त हैं और छोटी छोटी बातों पर चाकूबाजी या मारपीट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। हालांकि मुंगेली पुलिस लगातार नशे पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी नशे के कारण इस तरह की घटनाओं का सामने आना दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक रूप से ये पूरा जो विवाद है गंभीर विवाद है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे बिलासपुर से अगली खबर, जहां दुकान से 2 महंगे मोबाइल चोरी करके एक चोरनी यहां से फरार हो गई। दरअसल तिफरा ओवरब्रिज के पास मोबाइल की दुकान में एक चोरनी घुसी और मोबाइल चोरी कर लिया। 2 महंगे मोबाइल्स चोरी करके वो अपने साथी चोरनी के साथ स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गई और ये सब कुछ वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और ये देखिए तस्वीरें जहां चोरनी अपने मुंह को बांधे हुए है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और फिर वहां रोड पर अपने साथी गैंग के साथी के साथ जाती हुई वो नजर आती है। और ये देखिए तस्वीर, इसमें स्कूटी का नंबर भी आ चुका है और बहुत जल्द इस चोर गैंग का खुलासा हो जाएगा। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, ये चोरनी गैंग आखिर कब से एक्टिव है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? गिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा मेन रोड की है। यहाँ पर एक दुकान है, मोबाइल दुकान। वहां पर 2 युवती नकाबपोश 2 युवती मोबाइल खरीदने पहुंचते हैं और जब दुकानदार दूसरा मोबाइल सेट दिखाता रहता है, उस दौरान जो 2 महंगे सेट है उसको लेकर युवतियां, जो 2 युवतियां दिखाई दे रही सीसीटीवी में, वो फरार हो जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, शिकायत दर्ज कर ली गई है और इन दोनों महिला जो आरोपी है इनकी तलाश की जा रही है। चूंकि ये बताया जा रहा है ये पिछले कई दिनों से इस तरह का गिरोह बनाकर अलग अलग दुकानों में महंगे सामानों को खरीदने की बात कहते हैं और जब दुकानदार किसी सामान में सुलझा या उलझा हुआ रहता है उस दौरान ये माल को पार कर फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन आरोपियों को तलाश करना शुरू कर दिया है। देखना होगा कब तक ये आरोपी जो है वो पुलिस गिरफ्त में होंगे। तो इससे पहले भी क्या इस तरह की कोई वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं या पहला मामला इनका? देखिए, पुलिस से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि 1-2 ऐसी घटनाएं पहले भी निकलकर सामने आई हैं। अब ये देखना ये होगा कि जब ये पकड़ी जाएंगी दोनों आरोपी तो पता चल पाएगा क्या ये दोनों अन्य जो अपराध हुए हैं चोरी के, क्या उसमें शामिल है। ये फिलहाल जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश उस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे सीजीपीएससी रिजल्ट की अब बात करेंगे। सीजीपीएससी 2023 का परिणाम आ चुका है और 242 पदों पर परीक्षा हुई थी और 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था। दरअसल रविशंकर वर्मा ने इसमें टॉप किया है और टॉप 5 की यदि बात करें तो इसमें 5 में से 4 लड़कियां हैं। सीएम साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी है और मृणमयी शुक्ला को दूसरा स्थान मिला, आस्था को तीसरा, किरण राजपूत को चौथा और नंदिनी को 5वां स्थान मिला है। सोनल यादव 6ठे स्थान पर है, शशांक कुमार 8वें स्थान पर, पुनीत राम को 9वां स्थान मिला है तो उत्तम कुमार 10वें स्थान पर हैं। तो टॉप 10 के
नाम के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि CGPSC के इस परीक्षा परिणाम में शीर्ष 10 अभ्यर्थियों में चयनित हुए हैं। और CGPSC 2023 की परीक्षा में बिलासपुर की बेटी मृण्मयी निलय तिवारी ने दूसरा स्थान हासिल किया और यहां नर्मदा नगर की रहने वाली मृण्मयी वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधीनस्थ लेखा अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने नायब तहसीलदार, राज्य वित्त सेवा और राज्य पुलिस सेवा में सफलता हासिल की और मृण्मयी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया और खासकर अपने भाई डॉक्टर ऐश्वर्य शुक्ल को। वे उन्हें प्रेरणा मानती हैं और नौकरी और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत से इस मकाम को हासिल किया। CGPSC 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। टॉप 10 में सेकंड रैंक जो है वो बिलासपुर की बेटी मृण्मयी निलय तिवारी ने हासिल किया। हमारे साथ सीधे तौर पर वो जुड़ रही हैं। कितना संघर्ष रहा है, किस तरीके से ये पूरा सफलता हासिल किया आपने? जी, ये काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। 2016 से मैंने स्टार्ट किया था CGPSC की तैयारी और सतत प्रयास के तहत आज मुझे ये फाइनली मिला है अचीवमेंट। 2016 में अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, 17 में नायब तहसीलदार, 18 में CGPSC में ऑल स्टेट रैंक 6th मैंने अचीव किया था, उसमें अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला था। देन 2021 में DSP का पोस्ट मिला। फाइनली अब DC का पोस्ट मिला है मुझे। काफ़ी खुश हूँ और सबकी बदौलत ये हो पाया है। पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? तो मैं सच कहूँ तो मैं उछल गई थी। खूब हंसी, खूब रोई और मिक्स रिएक्शन था कम्प्लीटली। ये उत्साह भरा क्षण था जो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। ये बताइए कि घर, परिवार, नौकरी, फिर इसकी तैयारी, PSC की तैयारी, कितना समय कैसे मैनेज कर पाती? जी, शुरू से जब से तैयारी चालू की है, टाइम मैनेजमेंट तो सीखा है क्योंकि हर बार नौकरी में रहते हुए ही पढ़ाई की है मैंने। और घर वालों का, चाहे मेरा मायका हो चाहे ससुराल हो, भरपूर सपोर्ट मिला है। हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट मिला है। अगर सपोर्ट नहीं कर पाते तो शायद ये हो नहीं पाता। CGPSC 2023 की परीक्षा में मुंगेली की किरण राजपूत को चौथी रैंक मिली। किरण राजपूत लोरमी के नवा गांव वेंकट की रहने वाली हैं, किसान परिवार से आती हैं और इनकी सफलता से पूरा गांव खुश है। मुंगेली जिले के लोरमी के वेंकट नवा गांव की बेटी ने उसमें परचम लहराया और CGPSC में चौथा रैंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई हो न्यूज़ 18 की तरफ से। किस तरह देखते हैं इस जो सफलता मिली? इस सफलता से मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। रैंक 4 आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जो मेरे परिवार का मेहनत है और मेरी मेहनत ये रंग लाई है। इस तरह तैयारी रहती थी? तैयारी मैं कोचिंग की थी स्टार्टिंग में, फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो प्रथम प्रयास में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, फिर प्री क्लियर हुआ था और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है और कैसे आगे? स्कूल गांव में ही प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद महाराणा प्रताप स्कूल लोरमी से मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। उसके बाद बिलासपुर में बिलासा गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की हूँ। उसके बाद पटेल ट्यूटोरियल से कोचिंग की थी, फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी। आगे क्या लक्ष्य रहेगा? आगे मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँगी। बहुत खुशी की बात है भैया कि हमारे लेके अतकदूर पहुँची से किसान की बेटी अतकदूर पहुँची, बहुत खुशी की बात है। गांव बस्ती में भी बहुत खुशी है, समाज में भी बहुत खुशी है। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के परिणाम के बाद अब मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 कैबिनेट के मंत्रियों के पद खाली हैं और इस पर अब जल्द फैसला लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। और मंत्री पद पाने के लिए कई विधायक जोर लगा रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले घोषणा होने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि ये जो कैबिनेट के 2 पद हैं, इन्हें भरने के लिए क्या सुनील सोनी को भी इसमें जगह दी जाएगी, जो हाल ही में रायपुर दक्षिण से उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला से। आकाश,
मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट है, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और कौन से वो चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं, क्या कुछ है डिटेल्स? जी देखिए, उपचुनाव के बाद लगातार जो है वो सुगबुगाहट तेज हो गई, क्योंकि 2 मंत्री के पद खाली है। एक जो बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था वो, और एक पहले से एक पद खाली है। तो ऐसे में कई कयास लगा रहे थे और लगातार जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक तरीके से लॉबिंग भी की जा रही थी संगठन स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में भाजपा ने जगह दी है। तो ऐसे में और भी ऐसे विधायक हैं जो इसमें आना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में जगह पाना चाहते हैं। तो ऐसे में संगठन को साधने में लगे हुए हैं। उपचुनाव के बाद संभवतः ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और जिस तरीके से संगठन से खबरें आ रही है उससे लगता है कि ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले मंत्री पद को लेकर घोषणा कर सकता है। अब इसमें कौन होगा ये समीकरण तय करेगा, ये संगठन तय करेगा और ये परिस्थितियां तय करेगी। चूंकि रायपुर से एक मंत्री के पद दिया जाना है, तो ऐसे में जो प्रबल दावेदार के तौर पर एक तरीके से देखा जा रहा है, अनुभवी नेताओं को देखा जा रहा है, चाहे राजेश मूणत की बात करें, चाहे सुनील सोनी की बात करें, नए चेहरों में पुरंदर मिश्रा समेत और तमाम नाम है। इसके साथ ही दुर्ग संभाग से बात कही जा रही थी कि एक मंत्री पद आ सकता है, इधर अन्य क्षेत्रों से भी विचार चल रहा है। तो ऐसे में अनुभव और नए चेहरों को भी जगह देने की बात कही जा रही है। हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई तो उसमें भी चर्चा हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं कि ये संगठन कब फैसला लेता है और किन चेहरों को इसमें मौका मिलता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़क सुरक्षा की विस्तार से समीक्षा करेंगे। नवा रायपुर में महानदी भवन में दोपहर 2 बजे से ये बैठक होगी। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से समीक्षा होगी। और छत्तीसगढ़ में तिलहन की फसलों की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। उत्पादन और वितरण पर 500 रुपए की अनुदान राशि बढ़ाई गई। प्रति क्विंटल 1000 रुपए से 1500 रुपए करने के लिए स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अनुदान राशि को बढ़ाया गया है। और खबर अंबिकापुर से, जहां कलेक्टर विलास भुस्कर किसान बनकर धान समिति केंद्र पेटला पहुंचे और टोकन की लाइन में लगकर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान किसान और कर्मचारी कलेक्टर को पहचान नहीं पाए। कलेक्टर ने किसान बनकर खरीदी प्रक्रिया, तुलाई, टोकन प्रक्रिया का जायजा भी लिया और कलेक्टर बाइक पर सीतापुर एसडीएम के साथ पेटला धान समिति केंद्र पहुंचे थे और वहां पर एक किसान की तरह, जिस तरह किसान जाते हैं खरीदी के लिए, टोकन लेते हैं, आगे की प्रक्रिया का पालन करते हैं और क्या कुछ उनके लिए समस्या है, इसको खुद अनुभव करके उसे दूर करने का जो ये तरीका है, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही कारगर तरीका है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि को यदि लोगों की समस्या को जानना है तो उनके साथ रहकर, उनके बीच रहकर, उन्हीं की तरह उनका जीवन जीकर उसे आप समझ सकते हैं और दूर कर सकते हैं। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, कलेक्टर का प्रयास तो बहुत सराहनीय है, लेकिन किसानों को यहाँ आने पर कितना लाभ उसका मिल रहा है, क्या इस बारे में कोई बात सामने आई है? किस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है, अमूलचूल कोई बदलाव कलेक्टर के इस कदम उठाए जाने के बाद? देखिए, हमेशा से ये शिकायत मिलती रहती थी कलेक्टर को कि जो समिति प्रबंधक है वो किसानों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बिचौलियां हैं वो सक्रिय नजर आते हैं और यही वजह है कि जो कलेक्टर हैं वो औचक निरीक्षण के लिए अचानक पेटला पहुंचे और किसान के भेष में वहां पर पहुंचे। जब वो पहुंचे थे पेटला तो जो टोकन लाइन है वहां पर चले गए। वहां पर जो टोकन लाइन में जब किसानों के बीच में रहे और उनके बारे में चर्चा की, तब तक किसानों को ये भी नहीं पता था कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो जिले के कलेक्टर हैं। इसके बाद ही वहां तमाम जो धान, हमेशा से ये विवाद रहता है कि जितनी तौलाई मात्रा में बढ़ती है उससे अधिक किसानों से लेते हैं, तो उनकी प्रमुखता से वो वहां पे तौलाई जहां धान कर रहे थे किसान वहां पर पहुंचे। इसके बाद जो है धान तौलाई के जो मापदंड है उसको भी देखा परखा और इसके बाद जो तमाम जो खरीदी प्रक्रिया है और इसको देखने के बाद जब जो वहाँ के कर्मचारी थे वो भी कलेक्टर को नहीं पहचान पाए थे, तब कहीं जाकर के करीब 1 घंटा बाद किसी ने बताया कि ये जिले के कलेक्टर हैं। तब जाके गहमा-गहमी का माहौल बना और इसके बाद जो है किसान जो है अपनी समस्या को भी बताए और कलेक्टर ने भी इन
चीजों को बताइए। बड़ा सराहनीय जैसा कदम कलेक्टर ने उठाया है। हालांकि अब इससे क्या फायदा मिलेगा किसानों को, ये तो अभी तक जो है कितना फायदा मिलेगा इससे ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से बड़ी खबर यह कि कस्टम मिलिंग में लापरवाही करने वाले राइस मिलर्स पर एक्शन लिया गया। 2 राइस मिलर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एग्रो इंडस्ट्री से 1000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया। केटीएस सन्स इंडस्ट्रीज से 354 क्विंटल धान और 620 क्विंटल चावल जब्त किया गया। पामगढ़ क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। लापरवाही पर एक्शन लिया गया। कस्टम मिलिंग में लापरवाही का यह मामला। और बात करेंगे हमारे सहयोगी कैलाश कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, अभी क्या कुछ एक्शन लिया गया है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए किस तरह से अब मिलर्स को चेताया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से जांजगीर चांपा कृषि प्रधान जिला मिलिंग में लापरवाही करने वाले 2 राइस मिलों पर रेड कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य निगम के स्टेट का आवंटन के बाद भी 15 दिन के भीतर चावल जो जमा करने का उस पर नहीं किया और अचानक इनके द्वारा जब रेड कार्रवाई की गई तो उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी पेश नहीं हुई और पामगढ़ के राज एग्रो इंडस्ट्रीज और जो है केटीएस इंडस्ट्रीज पामगढ़, जिनका दोनों का प्रोप्राइटर सुनील कुमार दिनकर जी हैं, उनके कब्जे से 354 कुंटल एक राइस मिल से और 620 कुंटल चावल जब्त किया गया है, जबकि 1296 कुंटल एक राइस मिल से किया है। दोनों राइस मिल की जब बात हुई और एक ही प्रोप्राइटर के द्वारा इस तरह के अवैध गतिविधि को कार्य की जा रही थी, इस पर कार्रवाई हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राइस मिलरों के लिए यह सबक है और सरकार को जिस तरह से कस्टम मिलने में नुकसान पहुंचाने या चावल धान में खराबी के लिए किसी तरह के ध्यान न देना, ये बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। निश्चित रूप से राइस मिलरों में हड़कंप मच गई इस कार्रवाई के बाद और कलेक्टर के द्वारा बताया गया है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और लापरवाही राइस मिलरों के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर कवर्धा से, जहां राइस मिलर्स की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। मिलर्स के यहां से बारदाना जब्त किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन ने 1 लाख बारदाना जब्त किया। कई मिलर्स ने 5700 गठान बारदाना जमा नहीं करवाया था और यहां कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। दाना मिलबे नहीं करे तो बहुत दाना समस्या है। हमला 70-75 रुपये बाजार से लेबो की थे और 25 रुपये कट्टा में गेहूँ की थे, तो हम कैसे कहबो हमन है। हमारा पूरा परेशानी हो लगा थी और वो कांग्रेस बेचारा वो हमारा बात कोई बढ़िया अच्छा आदमी रही तो अब ऐसे अभी आते थे, हमें कोई परेशानी पूरा परेशानी है। मिलरों का भौतिक सत्यापन किया गया था जिसमें 5700 गठान बारदाने प्राप्त होने हैं उनसे। जब्ती कार्रवाई चल रही है मिलरों से। अब तक कल की स्थिति में लगभग 1 लाख बारदाने की जब्ती की गई थी। और राजनांदगांव से खबर, अवैध धान के विरुद्ध जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र से लाया गया 40 कट्टा अवैध धान प्रशासन ने जब्त किया है। दरअसल खाद्य और राजस्व विभाग ने मिलकर ये कार्यवाही की है। छुरिया थाना इलाके के बेंदाड़ी चेक पोस्ट का ये मामला है। और बलरामपुर में मवेशियों की तस्करी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 5 भैंसों के साथ पिकअप को जब्त किया गया और मवेशियों को झारखंड ले जाने की तैयारी, घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया, जिनकी पिकअप से 5 भैंसें बरामद हुई हैं। मवेशियों को झारखंड ले जाए जाने की तैयारी। और कांकेर में मंदिर में प्रतिमा से छेड़छाड़ करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारीपारा शिवालय में प्रतिमाओं से छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। आरोपी ने प्रतिमा को नदी में फेंक दिया था और शिकायत के बाद आरोपी नेतराम धनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
नाम का एक व्यक्ति शिव भगवान की लिंग को फेंकने और तोड़ने के संबंध पर एक सूचना मिला, जिस पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर रवाना होकर उक्त व्यक्ति को थाना लेकर आया, जिस पर प्रार्थी वासुदेव नेताम के मौखिक आवेदन पर बीएनएस की धारा 196 AB एवं 298 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त आरोपी के द्वारा शिव भगवान की मूर्ति को उठाकर तोड़ने और दूध नदी में फेंकने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कल दिनांक को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जाएगा। अंबिकापुर में महिलाओं से 5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल स्व सहायता समूह की महिलाओं से 5 लाख रुपए की ठगी की गई। दरअसल समूह की अध्यक्ष यशोदा गुप्ता पर ठगी करने का आरोप लगा है और इस समूह के 6 सदस्यों के नाम से लोन निकलवाया गया और लोन में अध्यक्ष यशोदा गुप्ता ने 5 लाख रुपए रख लिए और समूह की महिलाओं को रकम दोगुना करने का झांसा दिया। महिलाओं ने पैसे मांगे तो उन्हें लौटाए नहीं गए, न ब्याज दिया गया। ठगी की शिकार महिलाओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है।